तो दोस्तों, ये जो कहानी है, इस कहानी का नाम है इस्तीफ़ा। और इसे लिखा है लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने। अब मुंशी प्रेमचंद जी को अगर आप हिंदी लिटरेचर से वाकिफ़ हैं तो आप बाकायदा उन्हें जानते होंगे। वो हमारे भारत के हिंदी लिटरेचर के बहुत ही विख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। और कई सारी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं जिनका नाटकों में रूपांतरण हुआ है या अ, उस पर टीवी सीरियल्स भी बने। तो इनफैक्ट इस कहानी पर भी एक एपिसोड ऑलरेडी बन चुका है। तो ये कहानी इस्तीफ़ा आपके लिए पेश करते हैं। दफ्तर का बाबू एक बेजुबान जीव होता है। मजदूरों को आंखें दिखाओ तो वो त्योरियां बदलकर खड़ा हो जाएगा। कूली को एक डांट बताओ तो सिर से बोझ फेंक कर अपनी राह लेगा। किसी भिखारी को भी धुतकारोगे तो वो तुम्हारी ओर गुस्से की निगाह से देखकर चला जाएगा। यहां तक कि गधा भी कभी कभी तकलीफ पाकर दो लतियां झाड़ने लगता है। मगर बेचारे दफ्तर के बाबू को आप चाहे आंखें दिखाएं, डांट बताएं, धुतकारें या ठोकरे मारे, उसके माथे पर बल न आएगा। उसे अपने विकारों पर जो अधिपत्य होता है, अधिपत्य यानी कंट्रोल, सो उसे अपने विकारों पर जो अधिपत्य होता है वो शायद किसी संयमी साधु में भी ना हो। संतोष का पुतला, सब्र की मूर्ति, सच्चा आज्ञाकारी, गरज उसमें तमाम मानवीय अच्छाइयां मौजूद होती हैं। अरे, खंडर के भी एक दिन भाग्य खुल जाते हैं। दिवाली के दिन उस पर भी रोशनी होती है, बरसात में उस पर भी हरियाली छाती है, प्रकृति की दिलचस्पियों में उसका भी हिस्सा है। मगर इस गरीब बाबू के नसीब कभी नहीं जागते। किसी अंधेरी तकदीर में रोशनी का जलावा कभी दिखाई नहीं देता। इसके पीले चेहरे पर कभी मुस्कुराहट की रोशनी नजर नहीं आती। इसके लिए सूखा सावन है, कभी हरा भादो नहीं। लाला फतेहचंद ऐसे ही एक बेजुबान जीव थे। कहते हैं मनुष्य पर उसके नाम का भी असर पड़ता है। फतेहचंद की दशा में यह बात यथार्थ सिद्ध नहीं हो सकी। हाँ, यदि उन्हें हारचंद कहा जाए तो कदाचित ये अत्युक्ति नहीं होगी। अत्युक्ति यानी एग्जैजरेशन। सो फतेहचंद को यदि फतेहचंद के बजाय हारचंद कहा जाए तो ये एग्जैजरेशन नहीं होगा। दफ्तर में हार, जिंदगी में हार, मित्रों में हार, जीवन में उनके लिए चारों ओर निराशाएं थी। लड़का एक भी नहीं, लड़कियां तीन, भाई एक भी नहीं, भौजाई दो, गांठ में कौड़ी नहीं, मगर दिल में आया और मुरब्बत, सच्चा मित्र एक भी नहीं, जिससे मित्रता हुई उसने धोखा दे दिया। और इस पर तंदुरुस्ती भी अच्छी नहीं। 32 साल की अवस्था में बाल खिचड़ी हो गए थे। आंखों में ज्योति नहीं, हाजमा चौपट, चेहरा पीला, गाल चिपके, कमर झुकी हुई, ना दिल में हिम्मत, ना कलेजे में ताकत। 9 बजे दफ्तर जाते और 6 बजे शाम को लौटकर घर आ जाते। फिर घर से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी उनकी। दुनिया में क्या होता है इसकी उन्हें बिल्कुल खबर नहीं थी। उनकी दुनिया, लोक परलोक जो कुछ था, दफ्तर ही था। नौकरी की खैर मनाते और जिंदगी के दिन पूरे करते। न धर्म से वास्ता, न दीन से नाता, न कोई मनोरंजन था, न खेल। और ताश खेले हुए भी शायद एक मुद्दत गुजर गई थी। जाड़ों के दिन थे, आकाश पर कुछ कुछ बादल छाए हुए थे। फतेहचंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे। दफ्तर से आकर वो किसी से कुछ न बोलते, चुपके से चारपाई पर लेट जाते और 15-20 मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते। तब कहीं जाकर उनके मुंह से आवाज निकलती।
आज भी प्रतिदिन की तरह वो चुपचाप पड़े थे और एक ही मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा। छोटी लड़की ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है। शारदा पति के हाथ मुंह धोने के लिए लोटा गिलास मांज रही थी। बोली, अरे उससे कह दो क्या काम है, अभी तो दफ्तर से आए हैं और बुलावा आ गया। चपरासी ने कहा, अभी बुला लाओ, कोई बड़ा जरूरी काम है। फतेहचंद की खामोशी टूट गई। उन्होंने सिर उठाकर पूछा, क्या बात है? शारदा ने कहा, कोई नहीं, दफ्तर का चपरासी है। फतेहचंद ने सहम कर कहा, दफ्तर का चपरासी? क्या साहब ने बुला लिया? शारदा बोली, हाँ, कहता है साहब बुला रहे हैं। ये कैसा साहब है तुम्हारा, जब देखो बुलाया करता है। सवेरे के गए गए अभी मकान लौटे हो, फिर भी बुला आ गया। फतेहचंद ने संभल कर कहा, अरे जरा सुन तो लूं किस लिए बुलाया है। मैंने सब काम तो खत्म कर दिया है, अभी अभी आता हूं। शारदा बोली, जरा जलपान तो करते जाओ, चपरासी से बातें करने लगोगे तो तुम्हें अंदर आने की भी याद नहीं रहेगी। ये कहकर वो एक प्याली में थोड़ी सी दाल मोट और सेव लाई। फतेहचंद उठ के खड़े हो गए, किंतु खाने की चीजें देखकर चारपाई पर बैठ गए और प्याली की ओर चाव से देखकर डरते हुए बोले, लड़कियों को दे दिया है ना? शारदा ने आंखें चढ़ाकर कहा, हाँ हाँ दे दिया है, तुम खाओ। इतने में चपरासी ने फिर पुकारा, बाबूजी हमें बड़ी देर हो रही है। शारदा ने कहा, अरे क्या कहे क्यों नहीं देते, इस व्यक्ति को इस वक्त नहीं आएंगे। फतेहचंद ने जल्दी जल्दी दाल मोट की 2-3 फांकियां लगाई, एक गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े। शारदा पान बनाती रह गई। चपरासी ने कहा, बाबूजी आपने बड़ी देर कर दी, अब जरा लपक के चलिए, नहीं तो जाते ही डांट पड़ेगी। फतेहचंद ने 2 कदम दौड़कर कहा, चलेंगे तो भाई आदमी की तरह, चाहे डांट लगाए या दांत दिखाए, हमसे दौड़ा नहीं जाता, बंगले पर ही है ना। चपरासी बोला, भला वो दफ्तर पर क्यों जाएंगे, बादशाह है कि दिल लगी। चपरासी तेज चलने का आदी था, बेचारा बाबू फतेहचंद धीरे धीरे जाता था। थोड़ी देर चलकर हाँफ उठा, मगर मर्द तो थे ही, ये कैसे कहते कि भाई जरा और धीरे चलो। हिम्मत करके कदम उठाते जाते थे, यहां तक कि जांघों में दर्द होने लगा और आधा रास्ता खत्म होते होते पैरों ने उठने से इनकार कर दिया। सारा शरीर पसीने से तर हो गया, सिर में चक्कर आ गया, आंखों के सामने तितलियां उड़ने लगी। चपरासी ने ललकारा, जरा कदम बढ़ाए चलो बाबू। फतेहचंद बड़ी मुश्किल से बोले, तुम जाओ मैं आता हूं। वे सड़क के किनारे पटरी पर बैठ गए और सिर को दोनों हाथों से थामकर दम मारने लगे। चपरासी ने इनकी ये दशा देखी तो आगे बढ़ गया। फतेहचंद डरे कि ये शैतान जाकर जाने साहब से क्या कह दे तो गजब ही हो जाएगा। जमीन पर हाथ टेक कर उठे और फिर चले, मगर कमजोरी से शरीर हाँफ रहा था। इस समय कोई बच्चा भी उन्हें जमीन पर गिरा सकता था। बेचारे किसी तरह गिरते पड़ते साहब बंगले पर पहुंचे। साहब बंगले पर टहल रहे थे, बार बार फाटक की तरफ देखते थे और किसी को आता न देख मन में झल्लाते थे। चपरासी को देखते ही आंखें निकालकर बोले, इतनी देर कहां था? चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा, हुजूर जब वो आए तब तो मैं दौड़ा चला आ रहा हूं। साहब ने पैर पटक कर कहा, बाबू क्या बोला? चपरासी बोला, आ रहे हैं हुजूर, घंटा भर तो घर से निकलने में ही लग गया। इतने में फतेहचंद अहाते के तार के अंदर से निकलकर वहां आ पहुंचे और साहब को सिर झुकाकर सलाम किया। साहब ने कड़क कर कहा, अब तक कहां था? फतेहचंद ने साहब का तमतमाया चेहरा देखा तो उनका खून सूख गया। बोले, हुजूर अभी अभी तो दफ्तर से गया हूं, ज्यों ही चपरासी ने आवाज दी हाजिर हो गया। झूठ बोलता है, हम घंटे भर से यहां खड़ा है। हुजूर मैं झूठ नहीं बोलता, आने में इतनी देर हो गई, मगर
घर से चलने में मुझे बिल्कुल देर नहीं हुई। साहब ने हाथ की छड़ी घुमा कर कहा, चुप रहे सुअर, हम घंटा भर से यहां खड़ा है, अपना कान पकड़ो। फतेहचंद ने खून के घूंट पीकर कहा, हुजूर मुझे 10 साल हो गए काम करते हुए, कभी। चुप सुअर, हम कहता है कि अपना कान पकड़ो। हुजूर जब मैंने कोई कसूर ही नहीं किया तो। चपरासी, इस सुअर का कान पकड़ो। चपरासी ने दबी जबान से कहा, हुजूर ये भी मेरे अफसर है, मैं इनका कान कैसे पकड़ूं? हम कहता है इसका कान पकड़ो, नहीं तो हम तुमको हंटर से मारेगा। हुजूर मैं यहां नौकरी करने आया हूं, मार खाने नहीं। मैं भी इज्जतदार आदमी हूं। आप नौकरी ले लें, आप जो हुक्म दे वो बजा लाने को हाजिर हूं, लेकिन किसी की इज्जत नहीं बिगाड़ सकता। नौकरी तो 4 दिन की है, 4 दिन के लिए क्यों जमाने भर से बिगाड़ करूं? साहब अब क्रोध को बर्दाश्त ना कर सके, हंटर लेकर दौड़े। चपरासी ने देखा यहां खड़े रहने में खैरियत नहीं है तो भाग खड़ा हुआ। फतेहचंद अभी वहीं चुपचाप खड़े थे, चपरासी को न पाकर उनके पास आया और उनके दोनों कान पकड़कर हिला दिए। बोला, तुम सुअर गुस्ताखी करता है, जाकर ऑफिस से फाइल लाओ। फतेहचंद ने कान हिलाते हुए कहा, कौन सा फाइल? तुम बहरा है, सुनता नहीं? हम फाइल मांगता है। फतेहचंद ने किसी तरह दिलेर होकर कहा, आप कौन सा फाइल मांगते हैं? वही फाइल जो हमें मांगता है, वही फाइल ले आओ, अभी लाओ। बेचारा फतेहचंद अब और कुछ पूछने की हिम्मत तो हुई नहीं। साहब बहादुर एक तो यूं ही तेज मिजाज के थे, इस पर हुकूमत का घमंड और सबसे बढ़कर शराब का नशा। हंटर लेकर पील देते तो बेचारा क्या कर लेता। चुपके से दफ्तर की ओर चल पड़े। साहब ने कहा, दौड़ते हुए जाओ। फतेहचंद बोला, हुजूर मुझसे दौड़ा नहीं जाता। अच्छा, अब तुम बहुत सुस्त हो गया है, हम तुमको दौड़ना सिखाएगा, दौड़ो। पीछे से धक्का देकर कहा, तुम अब भी नहीं दौड़ेगा। यह कहकर साहब हंटर लेने चले। फतेहचंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे। यदि वो बलवान होते तो उस बदमाश का खून पी जाते। अगर उनके पास कोई हथियार होता तो उस पर जरूर चला देते। लेकिन उस हालत में तो मार खाना ही उनकी तकदीर में लिखा था। वे बेतहाश भागे और फाटक से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। फतेहचंद दफ्तर नहीं गए, और जाकर करते ही क्या? साहब ने फाइल का नाम तो बताया ही नहीं, शायद नशे में भूल गया होगा। धीरे धीरे घर की ओर चले, मगर इस बेइज्जती ने पैरों में बेड़ियों सी डाल दी थी। माना कि वो शारीरिक बल में साहब से कम थे, उनके हाथ में कोई चीज भी नहीं थी, लेकिन क्या वो उसकी बातों का जवाब नहीं दे सकते थे? उनके पैरों में जूते थे, क्या वो जूते से काम नहीं ले सकते थे? फिर क्यों उन्होंने इतनी जिल्लत बर्दाश्त की? मगर इलाज ही क्या था? यदि वो क्रोध में उन्हें गोली मार देता तो उसका क्या बिगड़ता? शायद 1-2 महीने की सादी कैद हो जाती, संभव है 200-400 रुपए जुर्माना हो जाता, मगर इनका परिवार तो मिट्टी में मिल जाता। और संसार में कौन था जो इनकी स्त्री बच्चों की खबर लेता? वो किसके दरवाजे हाथ फैलाते? यदि उसके पास इतने रुपए होते जिससे उनके कुटुंब का पालन हो जाता, तो वो आज इतनी जिल्लत नहीं सहता। या तो मर ही जाता या उस शैतान को कुछ सबक सिखा देता। अपनी जान का उन्हें डर नहीं था, और जिंदगी में ऐसा कौन सा सुख था जिसके लिए वो इस तरह डरते? ख्याल था सिर्फ परिवार के बर्बाद हो जाने का। आज फतेहचंद को अपनी शारीरिक कमजोरी पर जितना दुख हुआ उतना और कभी नहीं हुआ था। अगर उन्होंने शुरू से ही तंदुरुस्ती का ख्याल रखा होता, कुछ कसरत करते रहते, लकड़ी चलाना जानते, तो क्या इस शैतान की इतनी हिम्मत होती कि वो आज उनके कान पकड़ता, उसकी आंखें निकाल लेते? कम से कम घर से एक छुरी लेकर चलना था, और ना होता तो 2-4 हाथ जमाते।
पीछे देखा जाता। जेल जाना ही तो होता है या और कुछ। वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते थे, त्यों-त्यों उनकी तबीयत अपनी कायरता और बोधेपन पर और भी चिल्लाती थी। अगर वो उचक कर उसके 2-4 थप्पड़ लगा देते तो क्या होता? यही ना कि साहब के खानसामे बहरे सब उन पर पेल पड़ते और मारते-मारते बेदम कर देते। बाल बच्चों के सिर पर जो कुछ पड़ती पड़ती। साहब को इतना तो मालूम हो जाता कि गरीब को बेगुनाह जलील करना आसान नहीं है। और आखिर आज मैं मर जाऊं तो क्या हो? तब कौन मेरे बच्चों का पालन करेगा? तब उनके सिर जो कुछ पड़ेगी वो आज ही पड़ जाती तो क्या हर्ज था? इस अंतिम विचार ने फतेह चंद के हृदय में इतना जोश भर दिया कि वो लौट पड़े और साहब से जिल्लत का बदला लेने के लिए 2-4 कदम चले, मगर फिर ख्याल आया कि आखिर जो कुछ जिल्लत होनी थी वो तो हो चुकी है। कौन जाने बंगले पर हो या क्लब चला गया हो। उसी समय उन्हें शारदा की बेकसी और बच्चों का बिना बाप के जाने का ख्याल भी आ गया। फिर लौटे और घर चले। घर में जाते ही शारदा ने पूछा, किस लिए बुलाया था? बड़ी देर हो गई। फतेहचंद ने चारपाई पर लेटते हुए कहा, अरे नशे की सनक थी और क्या। शैतान ने मुझे गालियां दी, जलील किया। यही रट लगाए हुए था कि देर क्यों कर दी। निर्दयी ने चपरासी से मेरा कान पकड़ने को कहा। शारदा ने गुस्से में आकर कहा, तुमने एक जूता उतार कर नहीं दिया सुअर को? फतेहचंद ने कहा, चपरासी बहुत शरीफ है, उसने साफ कह दिया, हुजूर मुझसे ये काम ना होगा। मैंने भले आदमियों की इज्जत उतारने के लिए नौकरी नहीं की। वो उसी वक्त सलाम करके चला गया। शारदा ने कहा, यही बहादुरी है। तुमने उस साहब को क्यों नहीं फटकारा? फटकारा क्यों नहीं? मतलब? अरे मैंने भी खूब सुनाई। वो छड़ी लेकर दौड़ा, मैंने भी जूता संभाला। उसने मुझे छड़ियां जमाई, मैंने भी कई जूते लगाए। शारदा ने खुश होकर कहा, सच? इतना सा मुंह हो गया होगा उसका। फतेहचंद बोला, अरे चेहरे पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। बड़ा अच्छा किया तुमने, और मानना चाहिए था। अरे मैं तो होती तो बिना जान लिए छोड़ती ही नहीं। फतेहचंद बोला, अब मार तो आया हूं लेकिन अब खैरियत नहीं है, देखो क्या नतीजा होता है। नौकरी तो जाएगी ही, शायद सजा भी काटनी पड़े। शारदा बोली, सजा क्यों? क्या कोई इंसाफ करने वाला नहीं है? उसने क्यों गालियां दी, क्यों छड़ी जमाई? फतेहचंद बोला, अरे उसके सामने मेरी कौन सुनेगा, अदालत भी उसी की तरफ हो जाएगी। शारदा बोली, हो जाएगी तो हो जाए, मगर देख लेना अब किसी साहब की यह हिम्मत ना होगी कि किसी बाबू को गालियां दे बैठे। तुम्हें चाहिए था कि ज्यों ही उसके मुंह से गालियां निकली, लपक कर एक जूता रसीद कर देते। फतेहचंद बोला, तो फिर इस वक्त जिंदा लौट भी न सकता, जरूर मुझे गोली मार देता। शारदा बोली, देखा जाता। फतेहचंद ने मुस्कुराकर कहा, और फिर तुम लोग कहां जाते? शारदा बोली, जहां ईश्वर की मर्जी होती। आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज इज्जत है। इज्जत गंवाकर बाल बच्चों की परवरिश नहीं होती। तुम उस शैतान को मार कर आए होते तो मैं गुरूर से फूली नहीं समाती। मार खाकर उठते तो शायद मैं तुम्हारी सूरत से भी घृणा करती। यूं जबान से चाहे कुछ ना कहती, मगर दिल से तुम्हारी इज्जत नहीं रहती। अब जो कुछ सिर पर आएगी खुशी से झेल लूंगी। अरे कहां जाते हो? अरे सुनो, कहां जाते हो? फतेहचंद दीवाना होकर जोश में घर से निकल पड़ा। शारदा पुकारती रह गई। वो फिर साहब के बंगले की तरफ जा रहा था, डर से सहमे हुए नहीं, बल्कि गुरूर से गर्दन उठाए हुए। पक्का इरादा उनके चेहरे से झलक रहा था। उनके पैरों में वो कमजोरी, आंखों में वो बेकसी नहीं थी। उनकी काया पलट सी हो गई थी। अब कमजोर बदन, पीला मुखड़ा, दुर्बल बदन वाला
दफ्तर के बाबू की जगह अब मर्दाना चेहरा, हिम्मत से भरा हुआ, मजबूत, गठा और जवान था। उन्होंने पहले एक दोस्त के घर जाकर उसका डंडा लिया और अकड़ते हुए साहब के बंगले पर पहुंचे। उस वक्त 9 बजे थे। साहब खाने की मेज पर थे, मगर फतेहचंद ने आज उनके मेज पर से उठने का इंतजार नहीं किया। खानसामा कमरे से बाहर निकला और वो चीख कर अंदर गए। कमरा प्रकाश में जगमगा रहा था। जमीन पर ऐसी कालीन बिछी हुई थी जैसी फतेहचंद की शादी में भी नहीं बिछी होगी। साहब बहादुर ने उनकी तरफ क्रोधित दृष्टि से देखकर कहा, तुम क्यों आए हो? बाहर जाओ। क्यों अंदर चले आए? फतेहचंद ने खड़े खड़े डंडा संभाल कर कहा, तुमने मुझसे फाइल मांगा था, वही फाइल लेकर आया हूं। खाना खा लो तो दिखाऊं, तब तक मैं बैठा हूं। और इत्मीनान से खाओ, शायद वो तुम्हारा आखिरी खाना होगा, इसी कारण खूब पेट भर कर खा लो। साहब सन्नाटे में आ गया। फतेहचंद की तरफ डर और क्रोध की दृष्टि से देखकर कांप उठा। फतेहचंद के चेहरे पर पक्का इरादा झलक रहा था। साहब समझ गए कि यह मनुष्य इस समय मरने मारने के लिए तैयार होकर आया है। ताकत में फतेहचंद उनसे पासंग भी नहीं था, लेकिन यह निश्चय था कि वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से देने को तैयार है। यदि वो फतेहचंद को बुरा भला कहते हैं तो क्या आश्चर्य है कि वो डंडा लेकर पील पड़े। हाथापाई करने में यद्यपि उन्हें जीतने में जरा भी संदेह नहीं था, लेकिन बैठे बिठाए डंडा खाना भी तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। कुत्ते को आप डंडा मारिए, ठुकराइए, जो चाहे कीजिए, मगर उसी समय तक जब तक वो गुर्राता नहीं। एक बार गुर्रा कर दौड़ पड़े तो फिर देखें आप में कितनी हिम्मत है। यही हाल उस वक्त साहब बहादुर का था। जब तक यकीन था कि फतेहचंद घुड़की, गाली, हंटर, ठाकर सब कुछ खामोशी से सह लेगा, तब तक आप शेर थे। अब वो त्योरियां बदले, डंडा संभाले, बिल्ली की तरह घात लगाए खड़ा है। जबान से कोई कड़ा शब्द निकला और उसने डंडा चलाया। वो अधिक से अधिक उसे बर्खास्त कर सकते हैं। अगर मारते हैं तो मार खाने का भी डर है, उस पर फौजदारी में मुकदमा दायर हो जाने का भी संदेशा। माना कि वो अपने प्रभाव और ताकत को जेल में डलवा देंगे, परंतु परेशानी और बदनामी से किसी तरह न बच सकता था। एक बुद्धिमान और दूरंदेश आदमी की तरह उन्होंने कहा, ओह, हम समझ गया, आप हमसे नाराज हैं। हमने क्या आपको कुछ कहा है? आप क्यों हमसे नाराज हैं? फतेहचंद ने तन कर कहा, तुमने अभी आधा घंटा पहले मेरे कान पकड़े थे और मुझसे सैकड़ों ऊल जलूल बातें की थी। क्या इतनी जल्दी भूल गए? मैंने आपका कान पकड़ा था। क्या क्या मजाक है? अरे क्या मैं पागल हूं? हाँ, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? चपरासी गवाह है, आपके नौकर चाकर भी देख रहे थे। कब की बात है? अभी अभी कोई आधा घंटा हुआ है। आपने मुझे बुलवाया था और बिना कारण मेरे कान पकड़े और धक्के दिए थे। ओ बाबूजी, उस वक्त हम नशे में था। बहरा ने हमको बहुत दे दिया था, हमको कुछ खबर नहीं क्या हुआ। माय गॉड, हमको कुछ खबर नहीं। अच्छा, नशे में अगर तुमने गोली मार दी होती तो क्या मैं मर न जाता? और अगर तुम्हें नशा था और नशे में सब कुछ मुआफ है, तो मैं भी नशे में हूं। सुनो मेरा फैसला, या तो अपने कान पकड़ो कि फिर कभी किसी भले आदमी के संग ऐसा बर्ताव ना करोगे, या मैं आकर तुम्हारे कान पकड़ूंगा। समझ गए कि नहीं? इधर उधर हिलो नहीं। तुमने जगह छोड़ी और मैंने डंडा चलाया, फिर खोपड़ी टूट गई तो मेरी खता नहीं। मैं जो कुछ कहता हूं वो करते चलो। पकड़ो कान। साहब ने बनावटी हंसी हंसकर कहा, वेल,
बाबूजी आप बहुत दिल लगी करता है, अगर हमने आपको बुरा बात कहता है तो हम आपसे माफ़ी माँगता है। फ़तेहचंद डंडा तोल कर बोला, नहीं, कान पकड़ो। साहब आसानी से इतनी ज़िल्लत नहीं सह सके। लपक कर उठे और चाहा कि फ़तेहचंद के हाथ से लकड़ी छीन ले, लेकिन फ़तेहचंद गाफ़िल न था। साहब मेज़ पर से उठने न पाए थे कि उन्होंने डंडे का भरपूर और तोला हुआ हाथ चलाया। साहब तो नंगे सिर थे, चोट सिर पर पड़ गई, खोपड़ी बन गई। 1 मिनट तक सिर को पकड़े रहने के बाद बोले, हम तुमको बर्खास्त कर देगा। फ़तेहचंद बोला, इसकी मुझे परवाह नहीं, मगर आज मैं तुमसे बिना कान पकड़वाए नहीं जाऊंगा। कान पकड़कर वादा करो कि फिर किसी भले आदमी के साथ ऐसी बेअदबी न करोगे, नहीं तो मेरा दूसरा हाथ पड़ना ही चाहता है। यह कहकर फ़तेहचंद ने फिर डंडा उठाया। साहब को अभी तक पहली चोट न भूली थी, अगर कहीं ये दूसरा पड़ गया तो शायद खोपड़ी खुल जाएगी। कान पर हाथ रखकर बोले, अब आप खुश हुआ? फिर तो कभी किसी को गाली न दोगे ना? नहीं, कभी नहीं। अगर फिर कभी ऐसा किया तो समझ लेना मैं कहीं बहुत दूर नहीं हूं। अब किसी को गाली नहीं देगा। अच्छी बात है, अब मैं जाता हूं। आपसे मेरा इस्तीफा है। मैं कल इस्तीफे में ये लिखकर भेजूंगा कि तुमने मुझे गालियां दी, इसीलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता, समझ गए? अरे, आप इस्तीफा क्यों देता है? हम तो आपको बर्खास्त नहीं करता। अब तुम जैसे पाजी आदमी की मातहती नहीं करूंगा। ये कहते हुए फ़तेहचंद कमरे से बाहर निकले और बड़े इत्मीनान से घर चले। आज उन्हें सच्ची विजय की प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उन्हें ऐसी खुशी कभी प्राप्त नहीं हुई थी। यही उनके जीवन की पहली जीत थी। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी इस्तीफा। शुक्रिया।